इमरान खान कहते हैं कि मैं अगर जेल में भी हुआ तो इलेक्शन लड़ूंगा और सब के खिलाफ और ख़ासकर नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता हूं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए नून लीग को बंदों की तलाश, बड़ा हुक्म किसने जारी किया कि लोग जमा करो। चीफ जस्टिस फिर डट गए, किस बात के ऊपर डट गए? डटे तो वो इलेक्शन करवाने के ऊपर भी थे। मौलाना फजल रहमान साहब फिर नाराज़ हो गए, आखिर क्यों नाराज़ हुए और किससे हुए? आज की गोरख धंधा में इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। इमरान खान साहब आज लाहौर की एक अदालत में पेश हुए, जहां पे गैर रस्मी गुफ्तगू इसको कहना चाहिए, जो कोर्ट रिपोर्टर होते हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। उस बातचीत में सहाफ़ियों ने पूछा, ज़ाहिर है ये पूछना बनता था कि जो इमरान खान नवाज शरीफ साहब को ये चैलेंज कर रहा है कि मैं आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, जिस हल्के से भी आप लड़ेंगे और मैं जीत जाऊंगा, मैं एक दिन की कैंपेन भी नहीं करूंगा और फिर भी जीत जाऊंगा। और ये ऐसा चैलेंज है कि जिन इमरान खान साहब को जान का खतरा है, नाहल होने का खतरा है, हो सकता है वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें, जेल में जाने के खदशात मौजूद हैं। और सहाफ़ियों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल, मैं अगर जेल में भी हुआ तो उसके बावजूद इलेक्शन लड़ूंगा और मुझे इजाज़त होगी। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, और जब जेल में भी होऊंगा इलेक्शन लड़ूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। ये ताकत, ये स्टेमिना, ये विल पावर उनको कहाँ से मिल रही है? ताहम उनके ये अल्फाज छोटे अल्फाज नहीं हैं, बड़े अल्फाज हैं। अक्सर इमरान खान जैसे क्रिकेट के अंदर दूसरों के असाब के ऊपर यॉर्कर मारकर बाकी चीज़ें करके हावी होने की कोशिश करते थे, इसी तरह से उनका जो स्टेमिना क्रिकेट वाला था, जो वे था, जिस तरह से मुखालफिन के साथ टकराना और लड़ना था, इसी तरह से सियासत के अंदर भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके ऊपर शिकंजे तो तंग किए गए, 180 एफआईआर तो हो गई, मगर फिर भी इमरान खान जो हैं वो अपना जो मौक़िफ़ है, जो चीज़ें हैं, उसके अंदर तब्दीली नहीं ला रहे। अब देखना ये होगा जेल में कौन होगा, बाहर कौन होगा, किसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, कैसे इमरान खान साहब इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, और कितनी जो पाबंदियाँ और सोबतें हैं इनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कब तक ये गोरख धंधा जो है वो गोरख धंधा बना रहेगा और ये सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? लेकिन इमरान खान साहब की अल्फाज कि मैं जेल से भी बैठ के इलेक्शन लड़ूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, क्या आप लोगों की समझ में ये बात आती है? और फिर दूसरी तरफ आप देखें कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो वतन वापसी के लिए कोई रुकावट नहीं है, जब चाहें आ सकते हैं, हर 2 सूरतों में वापस आएंगे। कुछ सियाने लोग ये भी कहते हैं कि नहीं आएंगे। सवाल ये है कि क्यों नहीं आएंगे? जब आ जाएंगे तो क्या चाहिए? इस्तकबाल चाहिए, बल्ले बल्ले, हर लीडर को इस्तकबाल होना चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के वो सरबराह हैं। 2018 से पहले 2013 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से बरसर इक़्तिदार आए थे। यही वजह थी कि इतनी मजबूत हुकूमत थी, जिसके बाद उनको फारग होना पड़ा, फारग किया गया और सारे हालात का उन्होंने सामना किया। अब जब वापस आ रहे हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पार्टी क़यादत को सख्ती से इस बात की हदायत की है कि अपने अपने हलकों में ये कैंपेन शुरू कर दीजिए कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जब आएंगे तो लोगों को लेके आना है, बहुत बड़ा इस्तकबाल करना है। यकीनन वो लाहौर ही पहुंचेंगे, लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होंगे, वहीं से वो रायविंड जाएंगे। इससे पहले जब वो पाकिस्तान लंदन में अपनी एहलिया को, बेहमार एहलिया को, मरहूमा कुलसूम नवाज साहिबा को छोड़ के अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ पाकिस्तान गए थे, एक बहुत बड़ा जुर्रत वाला काम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस वक्त लोग जो थे, इनके भाई भी इनकी इस्तकबाल के लिए नहीं पहुंच सके थे। क्यों? उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ थी, आज इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, कोई नाके नहीं होंगे। अपनी हुकूमत, अपना भाई वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह के हालात मुहैया करेंगे, और लोगों को ये कह दिया गया है कि बंदों की तलाश है और बड़ा जमे गफ़ीर होना चाहिए। और मियाँ साहब की आमद के हवाले से अभी से इस तरह की डिक्टेशन कहें या हदायत कहें, वो देना शुरू कर दी गई हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस चीज़ को लीड करेंगी और अपने लोगों को कह रही हैं कि आप हल्का वाइज जो है वो लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए, चूँकि ये ज़रूरी है कि मियाँ साहब वापस आएँ। और फिर इससे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का उनकी शान के मुताबिक शायान शान उनका इस्तकबाल होना चाहिए। अब वापसी कब होगी? बातों से तो यही लग रहा है कि होगी, और ज़रूर होगी, उसमें देर है, अंधेर नहीं है। ये कब तक चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी ये देखना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो डट गए हैं।
क्यों? फिर डट गए हैं। इससे पहले भी डटे थे इलेक्शन के मामले के ऊपर। तो ये तो एक बात सच है कि जब इलेक्शन करवाने की बात आई थी तो डट गए थे और फिर उसके बाद उनको मैनेज किया गया, प्रेशर डेवलप किया गया। ब्लैकमेल हुए या ब्लैकमेल करवाए गए या धमकी मिली या जो भी हालात थे, मगर ये सच है कि पहले भी डटे थे और फिर बिखर गए थे। अब फिर से डट गए हैं और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि ये जो आप एप्लीकेशन दायर कर रहे हो, शिकायत मुख्तलिफ लोगों की नामालूम जो अफराद हैं उनकी तरफ से, फिर जो हमारे ऊपर प्रेशर डालने के जो बेंच है वो फुल बेंच बनाइए, तो इसको उन्होंने डट गए हैं और मुस्तरद कर दिया है कि हम फुल बेंच नहीं बनाएंगे। पहले बनाया था, लोग निकल के, अब ये जो बेंच के अंदर लोग मौजूद हैं, लोगों से मुराद जस्टिस, जजेस, वही लोग फैसला करेंगे। अब एक हल्का ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये फैसला देंगे कि और ये फैसला दे के कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में ये फैसला दे के इमरान खान को जाने से कबल तोहफा देंगे। अच्छा, फिर ये है कि अगर ये फैसला आता है जिसके ज़्यादा इम्कानात बताए जा रहे हैं, वहीं पे ये इम्कान भी मौजूद है कि चीफ जस्टिस हो सकता है इस तरह का फैसला ना दें जिस तरह से 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने थे, आइन के ऊपर अमल करवाना था और फिर चीफ जस्टिस साहब को मैनेज कर लिया गया था। इसी तरह से चीफ जस्टिस साहब जब ये फैसला करने के ऊपर आएंगे तो उनको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ये खदशा मौजूद है। और इससे पहले ये भी देख लीजिए, जहाँ पे उनके खिलाफ मुख्तलिफ लोग दरख्वास्त दे के शिकायत कर रहे हैं, उनको कबल अज़ वक्त रिटायर्ड होने की भी बात हुई। अभी वो चीफ जस्टिस हैं तो 2.5 महीने पहले एक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर दिया गया। उनको प्रेशर में लाना था और इसका मकसद ये था कि जो बाकी जजेस हैं, चीफ जस्टिस चले जाएंगे और जो जजेस वहाँ पे मौजूद हैं वो आने वाले चीफ जस्टिस, जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ राग़िब हो जाएँ, कुर्बत बढ़ा लें। चूँकि इंसानी और ह्यूमन नेचर है और पाकिस्तान के अंदर तो मफादात की आदत बन चुकी हुई है कि जहाँ पे जजों को या किसी भी अमले को ये पता होगा कि ये शख्स इस ओहदे पे बैठेगा तो वो उसी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि सादा लफ्ज़ों में चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है। अब जब इस बेंच के अंदर भी जितने लोग मौजूद हैं, अकेले चीफ जस्टिस तो फैसला नहीं करेंगे। हो सकता है कि जो बाकी बेंच के अंदर लोग मौजूद हैं उसमें से 5 अगर हैं तो हो सकता है 3 को मैनेज कर लें, 3 कोई और फैसला दें, 2 कोई और फैसला दें, फिर ये 3-2 का फैसला है, 4-3 का फैसला है, 7-5 का फैसला है या 9-6 का फैसला है। ये बहस चलना शुरू हो जाएगी और यकीनन इस तरह की हरकतें करके चीफ जस्टिस साहब को दोबारा से प्रेशर के अंदर लाया जा सकता है। देखते हैं कि चीफ जस्टिस जो फिर डटे हैं, ये डटे रहेंगे या फिर से बिखर जाएंगे, या कि फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का जो ट्रायल है वो नहीं होना चाहिए, ये फैसला देंगे। अगर ऐसा फैसला भी उन्होंने दिया तो उसके अंदर भी कोई शिक होगी कि हाँ, अगर आप सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में करना चाहते हैं तो उसकी ये शिक्के हैं। अगर वो ये फैसला देंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ज़ाहिर है आइन और कानून उसके अंदर वाज़िया है, तो वो तो उसी की रोशनी में फैसला देंगे। लेकिन ये नहायत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर पाकिस्तानी अदल या कोई भी जज हो, कोई भी अदालत हो, वो अगर ये कह देती है कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उससे बड़ी बात ये होगी कि अगर वो ये फैसला देते हैं कि वहाँ पर ट्रायल होगा तो ये उससे भी बड़ी बात है। अब देखते हैं कि अगर तो कानून और आइन के ऊपर बगैर किसी प्रेशर के अमल किया जाए तो फिर तो ट्रायल नहीं होगा। अगर उन्होंने प्रेशर डाला तो फिर हो सकता है कि फ़ैसला जो है वो 2-3 का हो और वो फ़ैसला कबूल कर लिया जाए। ये भी हो सकता है कि फ़ैसला देने की ज़रूरत ही न पड़े, उसमें ये हो कि जो 3 कहते हैं, उन्होंने मुखालफत की है इस बात की कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो फ़ैसला चीफ जस्टिस लिख रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो बाकियों ने 3 ने अगर मुखालफत कर दी है तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये लिया जाएगा कि इसका मतलब है कि होना चाहिए ट्रायल। तो ये काफ़ी गोरखधंधा बना हुआ है। ताहम दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक मरतबा फिर से नाराज़ हो गए। क्यों हुए और किससे हुए? हुकूमत से नाराज़ हुए, PDM से नाराज़ हुए कि देखिए, आपने मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे साथ बात ही कोई नहीं की, और आपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो है वो नाम जो है वो ना सिर्फ फाइनल करने की कोशिश कर ली, बल्कि आपने हुकूमत का जो ऐलान किया है कि हम फ़लाँ डेट को 8 अगस्त को निगरान सेटअप बनाएंगे, तो इस सिलसिले में मेरे साथ मशावरत नहीं की, तो इस बात के ऊपर नाराज़ हुए हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उनको वजाहत दी है कि देखिए, अभी हमने हुकूमत ख़त्म करने और निगरान हुकूमत बनाने का कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। लेकिन ये वजाहत मौलाना साहब इसलिए नहीं मान रहे कि खबर तो मीडिया के ऊपर आ चुकी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर के ऊपर चीज़ें चली कि इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि निगरान सेटअप जो है 8 अगस्त तक आ जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब घर चले जाएंगे। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब तो वो हैं, और वो इसलिए नाराज़ हैं कि वो तो कहते थे कि भाईजान, इस हुकूमत को ख़त्म नहीं करो, निगरान हुकूमत नहीं लेके आओ, इसको 1 साल की एक्सटेंशन दे दो।
ایکسٹینشن دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں، بار بار ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے صدر پاکستان بناؤ۔ اب نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صدر پاکستان تو زرداری صاحب ہوں گے، وزیر اعظم اگلے نواز شریف صاحب ہوں گے۔ پی سی بی کے چیئرمین سے لے کے نگران وزیر اعظم سے لے کے ساری چیزیں کچھ تو ہو گئیں، کچھ انہوں نے مینج کر لی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نہ نون کے رہے نہ پیپلز پارٹی کے رہے، دونوں ان سے مشاورت نہیں کرتے۔ پھر ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کرنی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان دونوں کی ضرورت بھی ہے، اور اس ضرورت کو کون بہتر سمجھے گا، وہ کس کے ساتھ جائیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس نوعیت کی ناراضگیاں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل دوبارہ سے گورکھ دھندا میں پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔